उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जी हाँ, स्वागत है इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका हमारे चैनल बी द ब्रांड में, और मैं हूँ अभिषेक प्रताप सिंह। और अपने एनसीईआरटी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 7 हमारा देश भारत। जी हाँ, विष्णु पुराण की ये उल्लिखित पंक्तियाँ जो भारत की अवस्थिति को दर्शाती हैं, यानी भारत की जो अवस्थिति के बारे में बातें कही गई हैं, वह सिर्फ हम आज अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ना ही आज करेंगे। यह प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने कर रखा है। इन पंक्तियों में साफ साफ दर्शायित हो रहा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। देखिए उस समय साइंटिफिक कितना था। ये लाइन कहता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य। अब अगर इस लाइन को आप समझेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि उत्तर में समुद्र है, नहीं, उत्तरम यत् समुद्रस्य, यानी कि अगर आप उत्तर पर खड़े होकर दक्षिण की ओर मुख करते हैं तो आपको समुद्र दिखता है, और समुद्र की ओर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करते हैं तो आपको विशाल हिमालय दिखाई देता है। वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम भारत है और हम उसकी संतान हैं, अर्थात यह हमारा भारत है, भारत महान। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत के उत्तरी भाग में जो कि प्रहरी के रूप में अवस्थित है, उत्तर में दक्षिण में हिंद महासागर, इधर पश्चिम में अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हम चलते हैं फैक्चुअल डेटा की ओर। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। जैसा कि हमने अपने अक्षांश एवं देशांतर वाले चैप्टर में बात कर रखा है कि जो भारत की अवस्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतरीय विस्तार के स्वरूप देखा जाए तो जो भारत की अवस्थिति है वह कैसी है, पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात अक्षांश में क्या होता है, अक्षांश में 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर इसके नीचे इस प्रकार से जो अवस्थिति होती है ये अक्षांशीय अवस्थिति कहलाती है। लेकिन देशांतरीय अवस्थिति में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अब इसके पूर्व वाला भाग, इसके पश्चिम वाला भाग, तो हम पूर्व में यानी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के रूप में अवस्थित है। अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार को जानेंगे। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह सबसे दक्षिणतम पॉइंट यानी कि कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4, ये जो आप देख रहे हैं ये डिग्री है और ये मिनट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक। ठीक है, उत्तरी आप ये कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा है, गोलार्ध कहना ठीक नहीं होगा यहाँ पर। तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37.6 मिनट तक भारत का ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार में यहाँ पर देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर जो भारत की अवस्थिति है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को हमने देख लिया। अब देशांतरीय विस्तार में ये जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है ये गुजरात का कच्छ है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर ये जो पॉइंट जब सबसे अंतिम छोर है यहाँ पर उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। ये सबसे ऊपर लद्दाख वाले पॉइंट पर जहाँ पर ये 37 डिग्री 6 मिनट का है। फिर हम ये तो मुख्य भूमि का विस्तार हो गया। अब हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही क्षेत्र है, परंतु वह समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है, तो उसको क्यों नहीं लिया जाता, उसको भी लिया जाता है। यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ पर ये है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा है जहाँ से भारत की सीमा प्रारंभ होती है। वह कितनी है, वह है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट रेखा तक, यानी कि ये मुख्य भूमि है 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, और ये जो 6 अंश 45 मिनट है ये भारत के इंदिरा पॉइंट शुरू होता है। चूंकि भारत में जब समुद्री क्षेत्र में बाढ़ आया था तो उसमें इंदिरा पॉइंट डूब चुका है,
तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर, इंदिरा कॉल, ये इतना भारत का क्षेत्र हो गया। अब और सम्मिलित स्वरूप को जानते हैं। ये है कि दक्षिण भारत का जो पश्चिम से पूर्व मुख्य भूमि का विस्तार है वो 29 डिग्री 18 मिनट है, और दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि का विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। अब इसको कैसे निकाला जाता है, वहां पर लिखा है कि 97, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट लिखा हुआ है, 25, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 68 डिग्री 7। तो ये मिनट वाले को मिनट में और अंश वाले को अंश में जब हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, 29 डिग्री आएगा, और ये क्या आ जाएगा 18 मिनट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम 37 डिग्री 6 मिनट से और इसको जब घटाएंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भारत के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम का जो विस्तार है मुख्य भूमि का, वह बहुत अधिक अंतर नहीं है उसमें। तो ये हमने जान लिया। अब अगला टॉपिक आता है कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो भारत का कुल मुख्य भूमि का विस्तार है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, या इसे हमें जानना चाहिए। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारतीय सीमाओं से जुड़ी हैं। जी हाँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो हमारा भारतीय क्षेत्र है उसकी सीमा कुल 7 देशों से लगती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा जगह बना लेते हैं उसको देखने के लिए कि हम देशों का विस्तार देख सकें इसमें। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हो चुका है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों का पुराना बदमाश है वो है पाकिस्तान, जिसके साथ भारत की सीमा लगती है। ये लद्दाख वाले क्षेत्र में बहुत ही थोड़े पॉइंट पर टच होता है। ये यहाँ से होकर अफगानिस्तान गया है। क्या? अफगानिस्तान, इसकी सीमा भी लगती है। यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक और भाई साहब है चीन, ये है नेपाल, ठीक। यहाँ पर हम लोगों का ये भूटान है, नहीं ठीक है, भूटान ये वाला क्षेत्र है, ये भूटान, ठीक है, भूटान। ये हो गया बांग्लादेश, क्या? बांग्लादेश। और इधर जो क्षेत्र है वो म्यांमार वाला क्षेत्र, म्यांमार वाला क्षेत्र। तो ये अगर हम गिनती की जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। यहाँ सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर श्रीलंका है, हम सबको भली भांति रूप से पता है कि श्रीलंका है। यहाँ पर मालदीव है, मालदीव की अवस्थिति भी इसी क्षेत्र में है, पर वह द्वीपीय फॉर्म में है, तो वो हो चुका है। तो भारत के सबसे दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी की अवस्थिति पाई जाती है। अब आता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ, यानी कि हमने अक्षांश देशांतर वाले में इस पर चर्चा कर रखा है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत की कर्क रेखा है जो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर जाती है। और कितने राज्यों से होकर जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब इसके स्थान भी हैं कि इन क्षेत्रों में किन स्थानों से होकर गुजर रही है। तो ये उसके प्रमुख स्थान क्षेत्र हैं, ये भी है। अब बात आती है कि जो ये 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है, इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है जिससे हम इसे अच्छे तरीके से याद रख पाएँ। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। कैसे? अब ये मित्र है यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये पूरा आता है झारखंड। तो इस तरह से 8 राज्यों का नाम हमने देख लिया है और 8 राज्यों को समझ लिया है। तो ये हमारे भारत देश के बारे में हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम भारत के कुछ राजनीतिक विस्तार के संबंध में जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं कि भारत के वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं एवं किस प्रकार से यहाँ के राज्यों का जो निर्माण यानी कि क्षेत्र विभाजित किया गया है वह किन आधारों पर किया गया है। तो उन सब के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात हम भौतिक स्वरूप को और अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले ये है
कि प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए, किसके लिए? प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अभी कुछ समय पूर्व तक भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन धारा 370 के लागू होने के पश्चात भारत जम्मू एवं कश्मीर भारत का जो राज्य था वह सही रूप में हुआ, कुछ परिवर्तन किए गए। उसके पश्चात 31 अक्टूबर 2019 के बाद लद्दाख को कहा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। वो सब क्षेत्र वाले कार्य संपन्न हुए। उस आधार पर यहाँ पर जो दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली थी उनको एक कर दिया गया। इस प्रकार से कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और ये सब जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे इनका क्या है, ये सब हम आपको नोट्स में एकदम अच्छे से दे देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको बोरियत ही महसूस होने वाली है। इसलिए जितना भी कॉन्सेप्चुअल टॉक होगा, जितना भी समझाने वाली समझने वाली बात हो सकती है, वो हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि जो याद करने वाली चीज़ें हैं उन्हें आपको तो याद करना ही पड़ेगा। उसमें हम आपकी जितनी मदद हो सकती है करेंगे, तो वो हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या कहता है कि जो राज्यों का निर्माण यानी कि जो राज्यों का विभाजन हुआ है, जैसे भारत में 28 राज्य हैं। अब शुरू में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर उधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से कुल जो जितने 28 राज्य हैं, इनका जो क्या कहते हैं विभाजन किया गया है, वो भाषाओं के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? भाषाओं के आधार पर हुआ है। उसी प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान है। एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान एवं सबसे छोटा गोवा है। सिक्किम एवं त्रिपुरा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जानेंगे आप कि सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। कौन? सिक्किम एवं त्रिपुरा। अब यहाँ पर जो हमारा ये सिक्किम है, ये किस प्रकार से है? इधर से आप देख रहे होंगे नेपाल है। क्या है? नेपाल है। और यहाँ पर भूटान वाला जो क्षेत्र है, क्या है? भूटान वाला जो क्षेत्र है। और इधर से चीन वाला क्षेत्र है। कौन? चीन। तो हमारा जो ये सिक्किम है, क्या है? सिक्किम, ये 3 तरफ से, नेपाल, चीन और भूटान 3 तरफ से घिरा हुआ है अंतरराष्ट्रीय सीमा से, और त्रिपुरा भी 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। अब जो त्रिपुरा के बारे में कहा गया है, ये बेसिकली तो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, लेकिन ये तीनों अंतरराष्ट्रीय सीमा एक ही देश की हैं, और वो है बांग्लादेश। आपको पता है यहाँ पर हमारा त्रिपुरा है। क्या? त्रिपुरा। और यहाँ पर किसकी अवस्थिति है? बांग्लादेश की, बांग्लादेश की। तो ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, ये त्रिपुरा के 1, 2 और 3 इधर वाले हिस्से से इसका पूरा लग रहा है, तो वो अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ भारत वाला जो क्षेत्र है और ये जो श्रीलंका वाला क्षेत्र है, इसके बीच में जो जल संधि वाला ये क्षेत्र है, इसे क्या नाम दिया गया है? पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ठीक है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। अब ये पूरा इधर से देखते हैं आप, ये बांग्लादेश के साथ लगती है। देखने में मैप पे छोटा लगता है, लेकिन जब आप इधर से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र बांग्लादेश के साथ भारत का लगता है। तो इस प्रकार से हमने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। अब हम लोग भारत के भौतिक विस्तार को जानेंगे। हम भारत के भौतिक विस्तार के स्वरूप को जानते हैं। जैसा कि अब तक हमने भारत के राजनीतिक विस्तार के अंतर्गत भारत के 28 राज्यों को जान लिया है, उसमें हमने यह भी जानकारी प्राप्त कर ली है कि किस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों को बांटा गया है, जिसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको भी हमने जान लिया। अब हम भारत के भौतिक स्वरूप को जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, जैसे भारत की जनसंख्या अनेकता में एकता वाली परिदृश्य को दिखाती है, उसी प्रकार से भारत की भौगोलिक स्थिति भी कहीं ना कहीं अनेकता में एकता के स्वरूप को दर्शाती है। जहां भारत के पूर्वी उत्तरी भाग में पर्वतों का विस्तार, मध्य में मैदानी भाग और उसके पूरब में पहाड़ी भाग, और इधर भी राजस्थान वाले में मरुस्थलीय भाग, और इधर दक्कन का पठार अवस्थित है, उसी प्रकार से भारत के
भौतिक विस्तार के स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। वे 5 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इनके संबंध में हम पिछली कक्षाओं में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और इस क्लास में हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। जैसा कि हमने कहा कि उत्तर का पर्वतीय भाग, तो उत्तर के पर्वतीय भाग में आप देख रहे हैं ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, जहां पर लद्दाख हो गया, जास्कर की पहाड़ियां हो गई, ठीक है। और ये इसके बाद ये आता है वृहद हिमालय वाला क्षेत्र, फिर यहाँ पर शिवालिक पर्वत वाला क्षेत्र आता है। जैसा कि यहाँ पर उल्लिखित है कि उत्तर के पर्वतीय भाग को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, अब ट्रांस हिमालय का अर्थ ये होता है कि हिमालय पार का क्षेत्र, यानी कि जहाँ से मान लीजिए ये हिमालय है और ये शुरू हो रहा है, तो हिमालय के पार वाला क्षेत्र यानी ये उधर वाला भाग, मान लीजिए हिमालय है तो हिमालय के पहले वाला जो हिमालय पार का क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा। फिर आता है हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी में हिमालय के ढलान वाला भाग होता है जो पीछे की तरफ से होता है। और उसके बाद आता है हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी, अब ये जो हिमाद्री श्रेणी है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हिमाद्री श्रेणी के अंतर्गत ही वृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है, जो कि लमसम यहाँ से लेकर कुछ इस प्रकार से यहाँ से प्रारंभ होकर और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक कुछ इस प्रकार से अवस्थित है, ठीक है। फिर आता है हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी जो वृहद हिमालय है उसके बाद का जो क्षेत्र है वह हिमाचल श्रेणी में आता है। और फिर सबसे तटीय भाग यानी कि सबसे दक्षिणतम हिमालय का जो भाग है वह शिवालिक वाला श्रेणी है जो यहाँ पर अवस्थित है। इस प्रकार से उत्तर का मैदानी भाग, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में ही अध्ययन कर लिया है कि विश्व का सबसे बड़ा मैदानी भाग जो है वह उत्तर का भारत का मैदान है। उत्तर का जो भारतीय मैदान क्षेत्र है ये हो गया भारत के उत्तर का मैदान। और दक्षिण का पठारी भाग, आपको पता है जैसा हमने पढ़ा रखा है कि ये जो भारत का दक्षिणी पठारी भाग है, दक्कन का पठारी, ये लमसम त्रिभुजाकार आकृति का है, तो इसको भी हम जान चुके हैं। समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। समुद्र तटीय मैदान क्या है? जो समुद्र के तट वाले मैदान क्षेत्र हैं, यानी कि ये क्या कहे गए? ये समुद्र तटीय मैदान। अब द्वीप समूह में आपको ज्ञात है कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं उसके, एक अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। हमने यहाँ पर चर्चा परिचर्चा में बात करके सिर्फ इसको जान लिया है। अब आपके समक्ष एक डिजिटल मेथड आने वाला है। मैं यहाँ किनारे हो रहा हूँ और आप लोग के बगल में एक एनिमेटेड स्क्रीन आ चुकी होगी, तो अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसमें आप देखेंगे और समझेंगे। यहाँ से मैं अपने डिजिटल सिस्टम से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँगा और आप उसे समझ रहे होंगे। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसके जो हमारा एनिमेशन है उसमें आपको जो ऑरेंज कलर का क्षेत्र दिख रहा है वह हमने जो कहा कि हमारा जो हिमालय क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, जैसा कि हमने कहा कि हमारा ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र आ गया। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे सेकेंड नंबर पे आ रहा है वो हिमाद्री श्रेणी हो गई। तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो हिमाचल श्रेणी है और हिमालय का जो तटीय भाग है वो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो ये हमने देख लिया है उत्तरी भाग में, जैसा कि आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मानसरोवर झील से हिमालय के तरफ से इधर पाकिस्तान को जाती हुई झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और सिंधु नदियां भी प्रवाहित हो रही हैं, जो कि पाकिस्तान का भाग था। वर्तमान में वह पाकिस्तान में है, प्रारंभ में वह भारत का भाग हुआ करता था। तो हमने एनिमेशन के माध्यम से इसको जान लिया है। अब थोड़ा और हिमालय के बारे में हम जानते हैं, आप सुनते रहिएगा। ये सारे मटेरियल्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे, लेकिन कुछ जानकारियाँ आप प्राप्त कर लीजिए। जैसा आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत के स्थान पर टेथिस महासागर था। इस महासागर के उत्तर में अंगारा लैंड एवं दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के दो भूभाग स्थित थे। इन दोनों भूभागों में बहने वाली नदियों का जल टेथिस महासागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलबा महासागर के तलछटी में परत दर परत जमा होता गया एवं पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण जमा हुआ मलबा मूढ़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठा, जिसे हम हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। तो हमने हिमालय पर्वत को जान लिया। हिमालय पर्वत की सीमा पर उत्तरी सीमा एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो कि पश्चिम के जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है एवं पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक एवं पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। तो हमने इसको जान लिया है।
अब हम लोग उत्तर के मैदानी भाग को देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे चित्र में जो ये ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ एनिमेशन में हमारे बगल, तो आप लोग देख रहे होंगे उत्तर के मैदानी भाग में क्या है कि हिमालय से बहने वाली नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बोल्डर एवं अन्य अवसाद बहा कर लाती हैं। नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ नदियाँ पत्थरों एवं अन्य अवसादों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। आगे ये नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं। भाबर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे तराई क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने उत्तर का मैदानी भाग देख लिया है। उत्तर के मैदानी भाग जो विश्व का सबसे विस्तृत मैदानी भाग है, इसको हमने जान लिया है। हिमालय के दक्षिण में भारत का मैदानी विस्तार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं असम तक है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। यहाँ आप एनिमेशन में बने रहेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं दूसरा अपने टॉपिक की ओर, वो है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में आप देख रहे होंगे सबसे पश्चिमी भाग में यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय महामरुस्थल। जो भारतीय महामरुस्थल वाली स्थिति है यह जानने योग्य है। यह भारत का सबसे बड़ा थार का मरुस्थल, और दूसरी चीज़ ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा का मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है जिसे हम लोग जान चुके हैं। और थोड़ा सा मैदानी भाग के भाग में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यह है कि नदी तंत्र के आधार पर मैदानी भागों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पूर्वी भाग में ग्रीन वाले पार्ट से एक ब्लैक लाइन होकर आई है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी, इधर मध्य भाग में गंगा, यमुना, चंबल नदियाँ हैं। गंगा नदी का प्रवाह होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये सब प्रवाहित होती हैं। तो हम इसको जान चुके हैं। अब हम अगले जानकारी अपनी प्राप्त करते हैं और वो जानकारी है कि पठारी भाग जो है, ठीक है, पठारी भाग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो दक्षिण का पठारी भाग है आप देख रहे होंगे ये अरावली श्रेणी जो दिख रही है वहाँ पर आपको थोड़ा ऑरेंज कलर का हल्का हल्का दिख रहा होगा, यानी कि जो आप समझ सकते हैं कि मैं एनिमेशन को थोड़ा हटा रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो राजस्थान वाला ये भाग है, यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर भी अरावली पर्वत श्रेणी से ही दक्कन के पठार का प्रारंभ हो जाता है थोड़े भाग में, और उसके पश्चिम में थार का मरुस्थल अवस्थित है। तो फिर से हम एनिमेशन को लाते हैं और आगे समझते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी जो आप लोग देख रहे हैं, फिर उसके बीच में नर्मदा एवं तापी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जहां पर सतपुरा पर्वत श्रेणी है, और ये हो गया धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊंचा होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। हमने अपनी पिछली कक्षा में पर्वत पठार मैदान का अध्ययन करते हुए इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया है पठारों के बारे में। भारत के 3 प्रमुख पठारी भाग हैं। कौन कौन से? एक तो दक्कन का पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो अब हम लोग और थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में। पश्चिमी घाट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ब्राउन कलर की एक लंबी खिंची हुई पर्वत श्रृंखला दिख रही है हमारे प्रेजेंटेशन में। वहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिम में एवं पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य महसूस होगा कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन करता है? भारत का जो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी डेल्टा है, यानी सुंदरवन का डेल्टा है, वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका निर्माण वह करता है। तो आपने हमारी प्रेजेंटेशन में यहाँ पर देख लिया है और इसको समझ लिया है। द्वीप समूह देखा जाए तो यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी के नीचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देख रहे होंगे, और यहाँ पर अरब सागर में आप लोग लक्षद्वीप द्वीप समूह को देख रहे होंगे। और कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको हमारे नोट्स से प्राप्त होंगी। ये सब हमने समझा दिया है।
अब हम बात करते हैं। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। एवं इस चैप्टर से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगे, जिसका लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप जाकर अपने अध्ययन को बढ़ा सकते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हिस्ट्री एवं रोचक तथ्यों के प्लेलिस्ट की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से गुजरकर आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।